गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू? आज मैं आपको व्याकरण का पाठ एक भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में आप भाषा के बारे में जानेंगे, भाषा क्या है, उसके बाद लिपि के बारे में जानेंगे, उसके बाद बोली और उसके सबसे अंत में व्याकरण के बारे में जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम कक्षा 1 से पढ़ते आए हैं, कक्षा 1 से पढ़ते आए हैं कि भाषा क्या है। तो भाषा हम मनुष्यों के आदान प्रदान का साधन है। जिस साधन माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, वही साधन या माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है। भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का साधन है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने विवेक दिए हैं। विवेक का मतलब होता है सोचने की शक्ति। तो मनुष्य क्या है? एक विवेकशील प्राणी है। सभी प्राणियों में ईश्वर ने मनुष्य को ही विवेक शक्ति प्रदान की है, जिसके द्वारा क्या सही है क्या गलत है उस चीज को मनुष्य जान पाता है। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आप ये जान गए कि भाषा क्या है। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को, जो भी बातें उसके मन में उठती हो या जो भी भाव आते हो, उसे दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। मनुष्य अपने विचारों को कैसे प्रकट करता है? या तो बोलकर या नहीं तो लिखकर, तथा दूसरों के विचारों को सुनकर नहीं तो पढ़कर उसे समझने की कोशिश करता है। अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को वह पढ़कर तथा सुनकर समझने की कोशिश करता है। यही क्या है? भाषा है। ठीक है। विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश भारत में लगभग 1600 तरह की भाषाएं बोली जाती है। ठीक है। लेकिन भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है कि इन 22 भाषाओं का प्रयोग भारत में हो सकता है। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि भारत में बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी है। भारत में मुख्य रूप से आर्य तथा द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। आर्य और द्रविड़ परिवार की भाषाएं जो है वो मुख्यतः बोली जाती है। इसके साथ साथ विभिन्न राज्यों में हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं बोली जाती है। ठीक है ना। हिंदी भाषाएं जैसे आपको बिहार में, यूपी में ये हिंदी भाषाएं बोली जाती है। बंगाल में आपको बांग्ला भाषा बोली जाती है। पंजाब के रहने वाले लोग पंजाबी बोलते हैं। ठीक है। तमिलनाडु के रहने वाले लोग तमिल बोलते हैं। आंध्र प्रदेश के रहने वाले लोग तेलुगु बोलते हैं। और केरल के रहने वाले लोग मलयालम, गुजरात के रहने वाले लोग गुजराती, महाराष्ट्र के रहने वाले लोग मराठी भाषाएं बोलते हैं। ठीक है। समझ गए इन चीजों को आप? अब है विश्व के अन्य देशों में भी, ये तो हमने जाना भारत में बोली जाने वाली भाषा है। अब विश्व के अन्य देशों में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। विश्व के अन्य देशों में जैसे वो भाषाएं हो गए आपके फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, स्वाहिली, सिंहली, जर्मन, चीनी आदि। ठीक है। यह है विश्व में बोली जाने वाली भाषाएं। तो जैसा कि हमने भाषा में ही जाना कि भाषा को या तो हम लिखकर या पढ़कर उसे समझते हैं, या नहीं तो बोलकर, लिखकर और पढ़कर उसे समझते हैं, या नहीं तो बोलकर और सुनकर उसे समझने की कोशिश करते हैं।
इस आधार पर भाषा के कितने रूप हो गए? भाषा के 2 रूप हो गए। ठीक है, एक हो गया, पहला रूप हो गया आपका लिखित भाषा और दूसरा रूप हो गया आपका मौखिक भाषा। सबसे पहले मौखिक, फिर लिखित। मौखिक भाषा के बारे में हम जानेंगे कि मौखिक भाषा वो भाषा है जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मतलब अर्थात मुख से बोली हुई भाषा। बातचीत करने का जो तरीका होता है वो, और जिसे हम सुनकर ग्रहण करते हैं, वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। अधिकांशतः मौखिक भाषा का प्रयोग हम वार्तालाप में करते हैं। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत। जैसे टेलीफोन पर, मोबाइल पर हम बातचीत करते हैं, या अब तो आप बड़े हो रहे हैं तो इंटरव्यू देने जाएंगे, साक्षात्कार देने जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको मौखिक भाषा का प्रयोग ही करना होगा। तो मौखिक भाषा का प्रयोग हम किसमें? पढ़ाने में करते हैं, समझाने में करते हैं। कोई गाना वगैरह संगीत सुनते हैं, उसमें मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जब किसी क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं तो वहाँ पे मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। टेलीविज़न पर जो आप समाचार सुनते हैं, रेडियो पर जो समाचार सुनते हैं, वहाँ भी मौखिक भाषाओं का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह हमने जाना कि मौखिक भाषाओं में के प्रयोग में हमारे मुख से क्या निकलती है? ध्वनियाँ निकलती है। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। ठीक है, समझ गए मौखिक भाषा के बारे में। अब उसके बाद हम जानेंगे लिखित भाषा के बारे में। लिखित भाषा वह भाषा है जिसे हम लिखकर और दूसरे उसे पढ़कर उसे समझने की कोशिश करते हैं। लिखी गई और पढ़ी गई जो भाषा होती है वो कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है। मतलब लिखकर व्यक्त किया गया जो भाषा है वो क्या है? लिखित भाषा है। लिखित भाषा में, मौखिक भाषा में तो ध्वनियों का प्रयोग हुआ, परंतु लिखित भाषा में वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अक्षरों का, वर्णों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? इसमें हमें लिखने की आवश्यकता होती है। समझ गए लिखित भाषा और मौखिक भाषा। जैसे अभी मैं आपको बोर्ड पर अगर कुछ लिख कर देती हूँ, अगर बोर्ड पर मैं कुछ लिखती हूँ तो वो क्या हो गया? आपका लिखित भाषा हो गया। लेकिन उसी चीज को मैं समझा रही हूँ तो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा हो गई। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको मौखिक भाषा में उदाहरण दिया कि टेलीविजन पर जो आप समाचार सुनते हैं वो मौखिक भाषा का रूप है, लेकिन वही समाचार अगर आप समाचार पत्र से पढ़ते हैं, तो अगर टेलीविजन पर समाचार सुनते हैं तो आपका मौखिक भाषा हो गया, लेकिन वही समाचार अगर आप समाचार पत्र से पढ़ते हैं तो वो लिखित भाषा का उदाहरण हो गया। तो मौखिक और लिखित भाषा में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं लिपि के बारे में। लिपि क्या है? तो लिपि क्या है? लिखने के ढंग या तरीकों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जिस ढंग या तरीके से किसी भाषा के लिखने का जो ढंग होता है, तरीका होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जिस तरीके से, जिन चिन्हों का प्रयोग करके हम किसी भाषा को लिखते हैं वो लिपि कहलाता है। ठीक है, मनुष्य को जब अब है कि मनुष्य को जब दूर स्थित लोगों तक, किसी मनुष्य को जब, जैसे आपके घर में आपकी नानी, आपकी बुआ आपसे दूर है, तो आप अपने विचार या तो टेलीफोन के माध्यम से भेजते हैं, नहीं तो पत्र के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। तो जब दूर स्थित लोगों को अपने विचारों को पहुंचाने की जब आवश्यकता हुई, तब उसने मुख से निकली मौखिक ध्वनियों को लिखना प्रारंभ किया, और उसमें जिन ध्वनियों का उन्होंने प्रयोग किया वही चिन्ह लिपि कहलाने लगा। दूर बैठे लोगों को लिखने के लिए जो मुख से ध्वनियाँ निकलती थी उसे लिखने का प्रयत्न किया गया, लिखने की कोशिश की गई, और लिखने में जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया वही क्या कहलाया? लिपि कहलाया। ठीक है, ये जान लिया आपने। दुनिया की अलग अलग भाषाएं, दुनिया की जो भाषाएं हैं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है।
ठीक है। देवनागरी लिपि का जो विकास है, जैसे संस्कृत हो गया, मराठी हो गया, हिंदी हो गया, इन सबों की देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का जो विकास है वो किस लिपि से हुई? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और कुछ लिपियों के नाम इस प्रकार से, जैसे आप अंग्रेजी पढ़ते हैं अपने विद्यालय में, तो अंग्रेजी की लिपि आपको है रोमन। गणित पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, मैथ का लिपि है रोमन। ठीक है। हिंदी, संस्कृत, इनका लिपि है आपको देवनागरी। हिंदी, संस्कृत, मराठी, इन सबों की लिपि क्या है? देवनागरी है। आपको देवनागरी लिपि के अंतर्गत नेपाली, मराठी, कोंकणी ये भाषाएं भी आती है। पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, ये तो जानते हैं आप। और पंजाबी भाषा की क्या लिपि है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की क्या लिपि है? गुरुमुखी। उसी तरह फारसी की लिपि, उर्दू जो भाषा है, उर्दू की लिपि फारसी है। उर्दू भाषा की क्या लिपि है? फारसी है। बांग्ला भाषा की लिपि आपको बांग्ला ही है। बांग्ला भाषा की लिपि क्या है? बांग्ला है। और चीनी भाषा की लिपि है आपको चित्रलिपि। ठीक है, ये समझ गए आपको? ये आप समझ गए। तो जो अंग्रेजी है, जर्मन है, फ्रेंच है, ये सभी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, कोंकणी, ये जो भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपको पंजाबी, ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ये हो गया आपका लिपि। लिपि क्या है? लिखने के ढंग या तरीके को हम क्या, किसी भाषा को लिखने के ढंग या तरीके को हम लिपि कहते हैं। अर्थात ध्वनियों को लिखने में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। किन किन भाषाओं में किस किस लिपि का प्रयोग होता है ये भी आपने जान लिया। ठीक है ना। अब हम जानते हैं बोली के बारे में। बोली क्या है? ठीक है। बोली भाषा का प्रारंभिक रूप होती है। किसी भाषा की प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो क्या होती है? बोली होती है। यह एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। सीमित क्षेत्र मतलब एक क्षेत्र विशेष तक ही बोली का रूप रहता है। जब दूसरे क्षेत्र में हम जाते हैं तो वहाँ पे बोली का रूप जो है वो बदल जाता है। इसका अपना कोई चिन्ह, इसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता है और बोली में साहित्य की रचनाएं नहीं होती है। ठीक है। बोली क्या है? क्षेत्र। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, आप मुजफ्फरपुर क्षेत्र में हैं, ठीक है, तो मुजफ्फरपुर क्षेत्र में आपकी जो बोली है, जैसे आप अपने गांव के भाषा को ही ले ले, गांव में आपकी जो बोली है, भाषा नहीं बोली, वो जब आप बोलेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप किस बोली में वो से बोलते हैं। और अगर थोड़ा दूर पटना डिस्ट्रिक्ट में या दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में या मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं, वहाँ जब आप जाएंगे या अपने रिश्तेदार से बात करेंगे तो उनकी बोली में फर्क आ जाता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि बोली का क्षेत्र क्या है? सीमित है और बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। समझ गए? जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जब एक ही भाषा को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बोली जाती है, अलग अलग तरीके से उसे हम बोलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जैसे हिंदी हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी तथा पश्चिमी आंध्र प्रदेश तथा बिहार में भी बोली जाती है। हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है? हिंदी आपको हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी तथा पश्चिमी आंध्र प्रदेश तथा बिहार में भी, यूपी में भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। पर हर जगह उसका रूप थोड़ा बदल जाता है। उसके बोलने का तरीका जो है वो थोड़ा बदल जाता है। जैसे ब्रज, अवध के लोग अवधी, मगध के लोग मगही, बुंदेलखंडी, पहाड़ी, हिंद, मारवाड़ी, हरियाणवी, हरियाणा के लोग हरियाणवी,
राजस्थान के लोग राजस्थानी, भोजपुर के लोग भोजपुरी आदि हिंदी की बोलियां हैं और वो इस बोली में बोलते हैं। बोलियों में लोकगीत तथा लोक कथाओं की रचनाएं होती है। इसमें बोली में लोकगीत जो किसी अवसर पर, किसी विशेष मौके पर गाया जाता है उसे हम लोकगीत कहते हैं। उस क्षेत्र में विशेष मौके पर जो गाया जाता है उसे हम लोकगीत कहते हैं।